वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। ये प्रोनाउन सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। जो स्टूडेंट नए हैं उनको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और पिंड मैसेज के अंदर जाके सीट डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस करने स्टार्ट कीजिए। चाहे आपको आते हों नहीं आते हों, एक बार उनको पढ़िए और उसके बाद वीडियो देखिए, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करवाए जाएंगे, उसके बाद आंसर बताए जाएंगे। तो सारे रूल याद करने का सबसे बेटर तरीका यही होता है। तो नाउन कंप्लीट हो चुका है हमारा और ये प्रोनाउन चल रहा है जिसका 5th आज लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। इट इज़ एन ओल्ड कार बट आई वांट ए न्यू वंस। देखिए, हमने बात करी थी कि वन का प्रयोग रिपीटेशन से बचने के लिए हम करते हैं, याद है आपको। और वन का प्रयोग रिपीटेशन से बचने के लिए जब किया जाता है तो सिंगुलर के लिए वन यूज होता है और प्लूरल में वन के लिए क्या प्रयोग होता है, वंस। याद रखिए, ये देखिए हमने रूल किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि वन सिंगुलर नाउन रिपीट के लिए एंड प्लूरल नाउन के लिए क्या करना है, वंस। जैसे दिस इज ए न्यू बुक बट दैट इज एन ओल्ड वन। दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। याद होगा, आप एग्जाम्पल बोलिए, बोल के याद रखिए एग्जाम्पल, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। देखिए इसके अंदर क्या था, इट इज़ एन ओल्ड कार बट आई वांट ए न्यू वंस नहीं होगा, क्या हो जाना चाहिए था, वन, क्योंकि एक ही कार की बात हो रही थी इसलिए। दूसरी बात हमने वन के अंदर क्या देखा था कि वन का पॉजेसिव क्या बनता है, वंस। इसके लिए हिज का प्रयोग नहीं करते हैं। और वन का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, हिमसेल्फ, ना वन के क्या बनता है, वन सेल्फ। नेक्स्ट हमने रूल में क्या बात करी थी कि अगर क्वेश्चन टैग में आपको वन का क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या बनता है, वन। याद आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 202। नो वन शुड ओप्रेस देयर नेबर्स। देखिए हम बात करते हैं, जब नो वन से वाक्य स्टार्ट हो तो नो वन को हम सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर मानते हैं तो इसके साथ कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करना है आपको, हिज नेबर्स। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एवरीवन शुड हेल्प वंस नेबर। देखिए वन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वंस, लेकिन एवरीवन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, हिज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, वन कैन राइज इन लाइफ ओनली व्हेन वन पुट्स फोर्थ। देखिए वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाया, वन, यहाँ तक तो ठीक था। वन पुट्स फोर्थ वंस बेस्ट, ये भी ठीक था। नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ। देखिए नॉट ओनली फॉर, अब वन का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, वन सेल्फ। क्लियर है, आंसर हो जाएगा बी। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओवन डिफेक्ट्स। हमने बात करी थी कि वन का पॉजेसिव क्या बनाना है अपने को, वंस। तो जब स्टार्ट वन से हो रहा है तो वन का पॉजेसिव आप वंस से बनाइए, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ चेकड अप। देखिए एनीबडी, नोबडी, नो वन, इनके अकॉर्डिंग सिंगुलर फॉर्म के अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, आप क्या यूज करेंगे, हिज। ही गेन्ड ए प्राइज लास्ट ईयर बट ही डिड नॉट गेन वंस दिस टर्म। अभी हमने वन का प्रयोग देखा था कि अगर सिंगुलर नाउन को रिपीट करने से बचना है तो वन लगाएंगे, और प्लूरल नाउन को रिपीट करने के लिए बचना है तो वंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ केवल एक प्राइज की बात हो रही थी तो आप वंस की जगह क्या करिएगा, वन कर लीजिए। याद रखिए पिजन वाला एग्जाम्पल जो एसएससी सीजीएल 2015 में आया था, जो आपको करवाया था। देर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वंस। देखिए 4 की बात हो रही है, 4 की बात है तो प्लूरल है, प्लूरल के नाउन रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग होता है। वन के प्रयोग में जाके देखिए अच्छे से, जो आपको करवाया गया था। एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज। अब एनीवन था तो एनीवन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, ही का प्रयोग, सही है, कोई दिक्कत नहीं थी।
अब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। एक बार कंडीशनल सेंटेंस हम टेंस के अंदर अच्छे से करेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? टाइप 0, मोटा मोटा नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर, बाकी कंसेप्चुअल बात पूरी पूरी टेंस के अंदर करेंगे। टाइप 0 इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और इधर भी प्रेजेंट सिंपल। लिख लीजिएगा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट होने पर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट होने पर। जैसे इफ वी हीट द वाटर इट बॉइल्स, पानी को गर्म करेंगे तो ये उबल जाता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट है तो दोनों तरफ ही प्रेजेंट टेंस। इफ वी हीट द आइस इट मेल्ट्स, यह पिघल जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस टाइप 0 में आते हैं। इफ के दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग। क्लियर है? नेक्स्ट होता है टाइप 1 कंडीशनल के अंदर। क्या होता है टाइप 1? इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल कोमा मॉडल। अब मॉडल कोई सा भी हो सकता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये मॉडल कैन, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट वाले मॉडल होते हैं, विल, सेल, कैन, मे। क्लियर है? टाइप 2 इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस कोमा पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल। पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? कुड, शुड, माइट, कोई भी मॉडल। ठीक है? और मॉडल कोई सा भी हो, चाहे कोई सी फॉर्म में हो, सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। ध्यान रखें, मॉडल के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टाइप 3। ठीक है? इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, हेड के साथ वुड, शुड, ये जितने पास्ट हैं, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव प्लस थर्ड, याद रखिए। अब मैंने इसको अंडरलाइन इसलिए करवाया है कि इफ प्लस हेड के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब ना लगा के कोई न कोई नाउन लगा रखी हो तो स्ट्रक्चर ये वाली होगी। इफ आई हैड ए कार, इफ आई हैड मनी, आई वुड बाई ए कार। तो हेड देखते ही वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं चेप देना है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको मोटी मोटी स्ट्रक्चर याद हो जाए साथ साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ताकि बार बार चीज़ें कोई काम में आए तो आपको याद होती रहे। तो देखिए, इफ से सेंटेंस स्टार्ट किया तो इफ ही ट्राइज, यानी इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है तो इधर कोई न कोई मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। सही है, यानी ये स्ट्रक्चर सही थी। कंडीशनल भी सही था, एनीवन के अकॉर्डिंग ही भी सही था, यानी कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं है, नो एरर है भाई। नेक्स्ट, वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज। ये मैं करवा चुका हूं आपको कि जब वन इंडेफिनेट प्रोनाउन में केवल सब्जेक्ट के रूप में काम आए तभी आपको वंस काम में लेना है। जब वन ऑफ देम आ गया यहाँ पे तो वन ऑफ देम के लिए आप प्रयोग किसका करेंगे? वंस का ना करके हिज का प्रयोग करना है। क्लियर है? केवल सब्जेक्ट ओनली एंड ओनली वन होना चाहिए। वन कैन डू, वन ऑफ देम आ गया तो आप हिज ही लगाएंगे। ध्यान रखना है, इस चीज को नोट करिएगा।
वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री। वन के अकॉर्डिंग वंस। देखिए सब्जेक्ट में केवल और केवल वन है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, आई मेट ए मैन विच वाज राइडिंग ऑन एन एस, जो एक गधे पर राइड कर रहा था। बता दीजिए कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए विच का प्रयोग नहीं होकर किसका प्रयोग होता है, वू का प्रयोग किया जाता है। तो कर लीजिए इसको। द गर्ल whom इज कैरिंग द बास्केट इज माई क्लासमेट। देखिए जब भी इस तरह का आप क्वेश्चन देखें जिसमें आपको वूम और वू में कंफ्यूजन हो, एसएससी में या कोई भी टीचिंग एग्जाम में या कोई भी ईपीएफओ में, यूपीएससी के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप जैसे ही वो या वूम दिखे तो आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक होनी चाहिए कि यार वो या वूम में से तो नहीं एरर पूछना चाह रहा है। तो आपको चेक करने का मैथमेटिकल तरीका जो मैंने बताया था, सब्जेक्ट काउंट करिए। देखिए द गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट था, ठीक है। अब देखिए ये एक वर्ब थी, क्लियर है। अब वर्ब के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको काउंट नहीं कर रहा है। फिर दूसरी इज माई क्लासमेट, यानी ये मेरी दूसरी वर्ब थी, क्लियर है। अब वर्ब कितनी है वाक्य में, वर्ब दो, सब्जेक्ट मेरा कितना है, केवल एक। जबकि जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो हम जब ऐसा मिसमैच हो जाए तो अपने को यहाँ सब्जेक्टिव केस लगा देना है, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो। तो देखिए वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया है, वो सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब हो गई, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो वूम की जगह वो कर लीजिए। तो जब भी आपको सेंटेंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें वूम दे रखा हो या वो दे रखा हो, तो आप सब्जेक्ट चेक जरूर करें, ये सही तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 214, दिस इज द मैन दैट सन स्टूड फर्स्ट। देखिए एक छोटी सी टेबल है, नोट कर लीजिए। मैं पहले बता चुका हूं लेकिन दोबारा बता देता हूं आपको। हु का अर्थ क्या होता है, जो। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, वूम होता है जिससे। और इसका पजेसिव केस बनता है वुज, जिसका। ये है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव केस, क्लियर है। वू, वूम, वूज। नेक्स्ट बात करते हैं विच की। ये वू किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए या पालतू जानवरों के लिए। पालतू जानवर है तो भी वू का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट विच, व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है। सब्जेक्टिव केस इसका विच है, ऑब्जेक्टिव केस इसका, ऑब्जेक्टिव केस भी विच होता है, और पजेसिव केस इसका ऑफ विच भी होता है, एंड सेकंड वुज भी होता है। दो होते हैं, या तो आप लगाइए ऑफ विच या आप लगाइए वुज, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दैट की। इसी में जगह नहीं है, दैट का साइड में नोट कर लीजिएगा आप। दैट, दैट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैट। लेकिन पजेसिव केस ऑफ दैट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। पजेसिव केस आपको ऑफ दैट नहीं करना है। तो पजेसिव केस के रूप में आपको क्या लगाना है, वुज लगाना है, न कि ऑफ दैट या दैट। अब देखो दिस इज द मैन, यह वह आदमी है जिसका बेटा प्रथम आया है। अब जिसका के अर्थ में क्या आना चाहिए, पजेसिव केस। और पजेसिव केस के लिए अपने को क्या प्रयोग करते हैं, वुज, न कि दैट। तो यहां वूज कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 215, ही प्रेद बेस्ट वूम लवेद बेस्ट। देखिए इसको पूरा समझेंगे आप। इसको इसलिए भी समझना है, कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको कोटेशन वाली चीजें आ जाती हैं। मैं आपको ऐसे बीच बीच में कई सारे कोटेशन बताता भी रहता हूं। क्या है देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है, चिंता मत करिए, टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है, आपके रिलेवेंट चीज है। देखिए एक राइटर हैं, एक पोएट हैं, उनका नाम है सैमुअल टेलर कोलरिज।
इन्होंने एक पोएम लिखी थी, ठीक है। तो इन्होंने एक पोएम लिखी, उसका पोएम का नाम था द राइम ऑफ, शायद इंग्लिश लिटरेचर वालों ने पढ़ी हो कभी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैराइनर। देखिए क्या था इसके अंदर और ये स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक मैराइनर होता है, उनका मैराइनर कौन होता है, नाविक, सेलर। सेलर इसका मैराइनर का सिनोनिम है, सिनोनिम नहीं होता भी सिनोनिम होता है, सही प्रोनाउंसिएशन। तो वो वहाँ जा रहे होते हैं, एक उनके जहाज होता है, उनका बेड़ा होता है, वो समुद्र के अंदर जा रहा होता है। अब देखिए एक आगे बहुत ही ज़्यादा बर्फीला पहाड़ आ जाता है, धुंध आ जाती है, वो संकट में फंस जाते हैं। तो एक एल्बाट्रोस आता है। एल्बाट्रोस एक पक्षी होता है, समुद्री पक्षी होता है, बड़े बड़े पंख होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एल्बाट्रोस साइंस के करंट जीके के हिसाब से भी काम में है। आजकल कई गवर्नमेंट्स समुद्री लुटेरों वगैरह को, जो मतलब अवैध रूप से जानवर पकड़ते हैं, उनको लिए काम ले रही है। उनकी एक प्रजाति है एल्बाट्रोस की, विजडम। वो अब तक 4,82,000 किलोमीटर उड़ चुका है। अब देखिए 4,82,000 किलोमीटर उड़ना कितनी बड़ी बात होती है। और कैसे उनके पंख में ट्रैकर व्रैकर लगा के रखते हैं तो पता लग जाता है कि कितना उड़ा है। तो एल्बाट्रोस एक पक्षी होता है भी, जो समुद्र में पाया जाता है। और उसको जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर शुभ माना जाता है, लव का सिंबल मानते हैं उसे। और ऐसा मानते हैं कि ये ईश्वर का दूत है। तो एक एल्बाट्रोस आता है और वो उस जहाज के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। और उसकी कृपा से क्या होता है कि वो जहाज वहाँ से उस धुंध से बाहर निकल जाता है। तो जब तक वो मतलब बाहर नहीं निकला होता है तब तक तो सारे लोग क्रू के क्या कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो एल्बाट्रोस ने बचा लिया, भगवान ने बचा लिया, ये वो सब चीज़ें। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकल जाता है, सूरज निकलता है, तो वो सब कहते हैं कि हाँ एल्बाट्रोस की कुछ कुछ नहीं थी, मतलब ऐसे ही वही अपने जो हिंदी में कहते हैं ना, वो खजूर के पेड़ पे चढ़ गया, वो 50 रुपए का प्रसाद बोलता है, वही वाली स्टोरी हो जाती है। तो जब वो ऐसा बोलने लग जाते हैं तो जो मेराइनर होता है वो उस एल्बाट्रोस को मार देता है। ये ठीक है, पक्षी उड़ रहा है, इसको ऐसे ही मार दिया। तो जब मार दिया तो सारे क्रू मेंबर भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मार दिया वो मार दिया, इस पक्षी के कारण ही धुंध आ रखी थी, इसके कारण ही हम मुसीबतों में फंसे थे, इसने बचाया बचाया कुछ नहीं, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि ईश्वर का प्रकोप उन सब पे बरसता है और पानी की इतनी किल्लत हो जाती है, वो सब लोग कंठ सूख जाते हैं उनके, और उनकी सबकी डेथ हो जाती है, केवल एक मेराइनर बचता है। तो उसे रिपेंट होता है। रिपेंट क्या होता है, पश्चाताप। उसे बहुत दुख होता है कि मैंने गलत किया, और इतना गलत किया कि मतलब मैंने ईश्वर की एक जो बनाई हुई चीज़ है उसको मैंने मतलब प्यार नहीं किया। क्योंकि ईश्वर की बनाई कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। तो वो क्या होता है कि उसके बाद जो वो मर रहे लोग होते हैं, जो बहुत जिनके ऊपर मुसीबत आ जाती है, वो सब लास्ट में परिस्थितियों के अनुसार वापस चेंज हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, सब दोषी ठहराते हैं मेराइनर को कि तूने मारा ही क्यों। पहले तो वही कह रहे थे कोई नहीं मार दिया, और वो क्या कह रहे तूने मारा ही क्यों। तो देखिए अब वो उसे सजा के तौर पे क्या कहते हैं, उस अल्बाट्रोस जो उसने मारा था, उस अल्बाट्रोस को उसके गर्दन के चारों ओर लपेट देते हैं। तो यहाँ से एक ईडियम आता है भाई एग्जाम के अंदर, और इस ईडियम को आपको याद रखना है। वो ईडियम क्या है, एन एल्बाट्रोस अराउंड द नेक। ये एक ईडियम है, एन एल्बाट्रोस भी यूज ले लेता है कई बार, और पूरा ईडियम है एन एल्बाट्रोस अराउंड द नेक। इसका मीनिंग क्या होता है लिख लीजिए, एग्जाम में आएगा तब। somebody that causes problem for your, लिख लीजिए, somebody or something that causes problem for you and prevent you from succeeding। अगर ऑप्शन में इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है, हैवी बर्डन ऑफ गिल्ट that becomes
टू सक्सीड, टू सबसीड। लिख लीजिए, हैवी बर्डन ऑफ गिल्ट दैट बिकम्स ऑब्स्टेकल टू सक्सीड। यानी आपकी सफलता में बाधक बन जाए, कुल मिलाकर गले की हड्डी बन जाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, आप बेटर समझ पाएंगे। द इश्यू हैज बिकम ए पॉलिटिकल एल्बाट्रोस, फॉर द गवर्नमेंट। कि उनके लिए एक ऐसा मुसीबत बन गई है, गले की फांस बन गई है वो इश्यू, जो उनको सफल नहीं होने दे रहा। तो इस तरीके से यूज लिया जाता है। तो ये ईडीएम आ जाए तो आपको याद रहेगा कि उस मेराइनर के गले में बांध दिया गया था एल्बाट्रोस, और वो क्या है, गिल्ट से ही मतलब दब गया था। बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ उसे कि मैंने बहुत पाप कर दिया है। उसके बाद वो क्या करता है, सबसे प्यार करना स्टार्ट कर देता है, ईश्वर की हर छोटी छोटी कृति को। फिर वो वर्ल्ड पूरा घूमता है, और पूरे वर्ल्ड में घूमते वो सबको, जो भी वहां से जो यात्राएं करते थे, सबको अपनी स्टोरी सुनाता है। तब इसके ऊपर जो पोएम लिखी गई थी, उसके अंदर एक लाइन थी जो एग्जाम के अंदर आती है। इसका अर्थ होता है कि वो ही, जो हम ना अपना क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन में आते हैं। ही प्रेद बेस्ट, वूल वेद बेस्ट। तो ये पोएम का उसका पार्ट था, वूल वेद बेस्ट। और देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि जो सबसे प्यार करता है वही ईश्वर की सही प्रार्थना है। सही मायने में ईश्वर की प्रार्थना करना वही है जो व्यक्ति सही तरीके से सबको प्यार करता है। इसका अर्थ ये था। क्लियर है। दूसरी बात आप दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो ये अगर वर्ब है लवेद, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट आना चाहिए था, तो वो आ जाएगा। दूसरी बात, एल्बाट्रोस वाली बात याद रखें। और एल्बाट्रोस बहुत बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है क्रिश्चियनिटी के अंदर। और एल्बाट्रोस एक ऐसा पक्षी है कि जो अपने पार्टनर का कभी भी लाइफ में साथ नहीं छोड़ता। और ये 70-80 साल जीता है, ऐसा नहीं है कि मतलब 1-1.5 साल में मर गया। तो जो वफादार पार्टनर चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो प्रपोज करते हैं। इंग्लिश मीडियम के लड़के कहते हैं कि आप मेरे एल्बाट्रोस बन जाइए। ठीक है। तो सबको अपने लाइफ में एक एल्बाट्रोस चाहिए होता है, वफादार साथी चाहिए होता है। क्लियर है। तो एल्बाट्रोस आपको याद रह जाएगा। आजकल तो एक फ्रेज काम में आती है, लव इज एन एल्बाट्रोस। कि प्यार ही क्या है, एल्बाट्रोस है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता, वही प्यार है। तो आप याद रखेंगे एन एल्बाट्रोस। अराउंड द नेक का क्या अर्थ होता है, हैवी बर्डन ऑफ गिल्ट दैट बिकम्स ऑब्स्टेकल टू सक्सेस। जो आपके लाइफ में ऐसा गिल्ट जो सक्सेस में बाधक बन जाए, दैट इज कॉल्ड एन एल्बाट्रोस अराउंड द नेक। इडियम याद हो गया, एल्बाट्रोस का पता लग गया क्या होता है। तो ही प्रेद बेस्ट, वुल वेद बेस्ट। क्लियर है। तो ये उनकी पोएम का पार्ट था। नेक्स्ट आपको एक इडियम याद कराने के लिए स्टोरी थी बस, और कुछ नहीं है। आई नो केट्स विच इंटेलिजेंस इज। देखिए बता दीजिए, थोड़ा फास्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे अभी कि इसका ऑफ विच या वूज होता है पजेसिव केस। तो आप क्या करिए, वूज इंटेलिजेंस, जिनकी बुद्धिमत्ता। माई ओल्ड हाउस विच इज माई ओल्ड हॉर्स विच इज फेथफुल टू मी। हम बात कर चुके हैं, अगर पालतू जानवर की बात होगी तो पालतू जानवर के लिए मैं किसका प्रयोग करता हूं, वो का। नेक्स्ट, द टाइम who इज वन लॉस्ट। द टाइम के लिए किसका प्रयोग आएगा, विच का। नेक्स्ट, द डॉग who बाइट बिट हिम। देखिए
कुत्ते की बात हो रही थी, अगर पालतू कुत्ते की बात नहीं है तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, विच का। अगर पालतू की बात होगी, टॉमी वगैरह नाम लगा रखा हो, तो आप हु का प्रयोग करें। नेक्स्ट, ही इज द बेस्ट स्पीकर whom आई एवर हर्ड। अगर वाक्य के अंदर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो आपको किसका प्रयोग करना है, सदैव रिलेटिव प्रोनाउन द का प्रयोग करना है। देखिए, याद करिए जब हमने आपको दैट के प्रयोग करवाए थे, एक बार रिवाइज करते हैं। दैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑल के बाद अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन लगाई है या कोई वस्तु का प्रयोग किया है, तो ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन या वस्तु का प्रयोग होता है तो सदैव आपको किसका प्रयोग करना है, दैट का। देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये एग्जाम्पल भी हमने किया था। नेक्स्ट, अगर ऑल के बाद अगर व्यक्ति हो तो आप वो या दैट दोनों लगा सकते हैं। एग्जाम्पल भी हमने किए थे, वेलकम इज एक्सटेंडेड टू ऑल, या व्यक्तियों की बात हो रही थी तो ऑल के बाद वो या दैट दोनों सही था। उसके बाद हमने बात करी थी कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर वाक्य में हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर पूरा क्लोज को WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस तो आपको किसका प्रयोग करना है, दैट का। इसके अलावा हमने बात करी थी कि कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो अगर वाक्य में आए, ऑल, मैनी, नो, सच, सो, लिटल, फ्यू, सेम, द सेम, इनके बाद अपने को किसका प्रयोग करना था, दैट का। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि इट प्लस बी वाली स्ट्रक्चर हो तो अगर व्यक्ति या नाम दे रखा हो तो वो दैट दोनों सही, और इट बी के बाद अगर आपको कोई वस्तु दे रखी हो या कोई थिंग दे रखी हो तो आप केवल और केवल दैट का प्रयोग करेंगे। याद आ गया होगा। और अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ही इज द बेस्ट स्पीकर, जब बेस्ट स्पीकर की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है तो यहाँ वूम कीजिए, क्या कर लीजिए, दैट का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट, हु इज हेयर वुड नॉट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो आप किसका प्रयोग करना है, whom कीजिए। हु इज हेयर, दैट का प्रयोग कर दीजिए। नेक्स्ट, हु एम आई whom आई शुड ऑब्जेक्ट, मैं अभी आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले ही कि अगर WH वर्ड से पूरा क्लोज स्टार्ट किया है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। मैन इज द ओनली एनिमल, द ओनली का प्रयोग कर लिया तो आपको वो किसका प्रयोग करना है, दैट का। अभी बताया, यू मे टेक एनी पेन विच यू लाइक, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने एनी का प्रयोग कर लिया है तो आपको किसका प्रयोग करना है, दैट का। रूल देखिए, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि कौन डिटर्मिनेंट्स अगर आते हैं तो आपको दैट का प्रयोग करना है अन्य रिलेटिव प्रोनाउन की जगह। ही इज द सेम मैन हु केम हेयर यस्टरडे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 5 की। तो द सेम का प्रयोग होता है तो वो किसका प्रयोग आना चाहिए था, दैट का। रिलेटिव प्रोनाउन याद कराने के लिए एग्जांपल दिए हुए हैं। ऑल, ऑल अभी बताई थी, ऑल के बाद अगर कोई वस्तु की बात हो रही है तो ऑल के बाद सदैव दैट का प्रयोग करें। और ऑल दैट ग्लिटर्स, ये अनकाउंटेबल है इसलिए इज आता है यहाँ पे, ध्यान रखें, ये भी एरर आती है एग्जाम में। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग विच ही स्पेंट 5 years स्टडिंग मेडिसिन। देखिए, किसके अंदर बात करते हैं, नथिंग आ गया है, नथिंग आ गया है तो सेंटेंस में आपको किसका प्रयोग कर देना है, विच की जगह दैट का। याद हो रही है ना चीजें। नेक्स्ट, ही गेव मी जस्ट दैट आई डिजर्व। इस क्वेश्चन को ढंग से करते हैं अभी। देखिए, ये रूल नोट कर लेते हैं अच्छे से, ये रूल मैंने आपको करवाया नहीं है, इस रूल को नोट करिए। क्या है रूल, हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग, के रूप में प्रयोग। फर्स्ट लिखिए, एंटीसीडेंट के लिए, यानी अपने से जस्ट पहले वाले नाउन के लिए प्रयोग में नहीं आता है। एंटीसीडेंट के लिए
प्रयोग में नहीं आएगा। सेकंड नोट कर लीजिए, अभी देखते हैं इसका क्या मतलब है। अगला नोट कीजिए, पूरा क्लोज वाक्य का सब्जेक्ट हो। का अर्थ भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, इसका अर्थ क्या होता है? द थिंग्स विच, किस अर्थ में प्रयोग आता है? द थिंग्स विच के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ये रूल लिख लिए, एंटीसीडेंट के लिए प्रयोग नहीं होगा, पूरा क्लोज वाक्य का सब्जेक्ट हो तब, और जब भी आपको द थिंग्स विच का अर्थ देना हो तब इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। अब देखिए, ये मस्ट से पहले वाला पूरा जो क्लोज है वो वाक्य के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये वर्ब हो गई, और वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, क्लियर है? ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, वर्ब हो गई, क्लियर है? तो ये पूरा इसके अंदर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो पूरा जब क्लोज ही सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उन वाक्यों में WH का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट ही सेज, इज, जो वह कह रहा है वह सत्य है। दूसरी बात, इसका अर्थ क्या होगा? द थिंग्स विच। और नेक्स्ट बात क्या होगी इसके अंदर? ये अपने एंटीसीडेंट के लिए नहीं आएगा। अब देखिए, अगले कई क्वेश्चन व्हाट के ऊपर बेस्ड हैं, तो आपको याद हो जाएंगे सारे। देखिए, ही गेव मी जस्ट दैट आई डिजर्व, वही चीजें जो मैं डिजर्व करता हूँ। तो जो मैं डिजर्व करता हूँ के अर्थ में जो डायरेक्ट अपने से पहले वाले या मी के लिए थोड़ी आ रहा है जो डिजर्व करता हूँ, वो द थिंग्स विच आई डिजर्व की बात कर रहा था। और इस अर्थ के अंदर आप दैट का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 to 9, लिसन केयरफुली टू whom आई से, टू वट, जो मैं कहता हूं, तो यहाँ किसका प्रयोग कर लीजिए? नेक्स्ट, रूल अभी करवा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। द थिंग्स विच के अर्थ में जब होता है तो आप whom का प्रयोग ना करके वट का प्रयोग करेंगे। सी फाउंड्स विच सी वाज लुकिंग फॉर, सी फाउंड्स, अब देखिए उसने वो प्राप्त कर लिया। अब देखिए एंटीसीडेंट की, ये तो एंटीसीडेंट के लिए आता है, यानी जस्ट पहले वाले नाउन के लिए, नाउन है ही नहीं। उन चीज़ों को उसने प्राप्त कर लिया या ढूंढ लिया जिसको वो देख रही थी। तो यहाँ द थिंग्स विच के अर्थ में किसका प्रयोग होना चाहिए था? व्हाट का। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल डाले हैं इसके, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। 2, 3, 1, ही इज सच ए क्लेवर स्टूडेंट। देखिए, सच के बाद मैंने आपको बताया था, अगर किसी से कंपेयर करना है आपको और जैसे का अर्थ देना है, तो जैसे के अर्थ में अब किसका प्रयोग किया जाता है? एज का। मैंने सच एज, सच दैट, कंप्लीट रूल आपको करवा चुका हूँ, रिवाइज करिए पहले वाले वीडियोस को। ही इज नॉट सच ए क्लेवर स्टूडेंट एज यू आर, जैसे कि तुम हो। टीयर्स, सच दैट, जैसे कि, जैसे कि कार दे रहा है ना, जैसे कि एंजल रोई हो, ठीक है, ऐसे उसके आंसू बहाए उसने। तो सच दैट का प्रयोग, सच दैट का जो की, और सच है जैसे कि। नेक्स्ट, 2, 3, 3, दीज मैंगोज आर नोट एज, नोट सच दैट आई वोट, ये वैसे नहीं है जैसे मैंने कल खरीदे थे। जैसे की बात कर रहा है, उन्हीं मैंगो की बात थोड़ी की जा रही है। दिस इज नॉट द सेम बुक, जैसी कि मेरे पास है वैसी किताब ये नहीं है, तो द सेम एज। ही विच इज द यंगेस्ट, देख लिए ही के लिए क्या विच का प्रयोग आता है भाई? नहीं। ही विच इज डाउन, क्या ही के लिए विच का प्रयोग आता है? नहीं। व्यक्ति या व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और पालतू जानवर के लिए वो का प्रयोग किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स,
वू। अब एंटीसीडेंट के लिए आता है ना, तो एंटीसीडेंट क्या थी यहाँ पे, बुक्स थी, तो बुक्स के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, दैट का, क्योंकि यहाँ पे वन का प्रयोग किया गया है। वन का प्रयोग होने पे आपको वो किसका प्रयोग करना है, दैट का। और देखिए यहाँ पे बुक्स प्लूरल थी तो आपको किसका प्रयोग कर लिया आपने, हैव का। सिर्फ आपको 237 के अंदर आपको दैट से रिप्लेस कर दीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रपोजल्स दैट। अब देखिए एंटीसीडेंट क्या था कि सर वन ऑफ लगाया, दैट लगा लिया, ठीक है, लेकिन अपना एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यानी पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाला क्या था, प्रपोजल्स, और प्रपोजल्स क्या था, प्लूरल था तो यहाँ पे हैज किसके क्या आ जाएगा, हैव। कई बार रीजनिंग के अंदर आप जब क्वेश्चन कर रहे हो और ब्लड रिलेशन का जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसके अंदर ऐसा देता है कि राम जो मेरा भाई है, जो एक वकील है, जो एक पत्रकार भी है, इस तरीके का जो लगा देता है। तो कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो किसके लिए आया, राम के लिए आया, श्याम के लिए आया। तो तुरंत आपके भी पेपर बाइलिंगुअल आते हैं तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिए, तो जिससे पहले जस्ट वो लगा हो वो उसी के लिए आएगा। ये बहुत काम की ट्रिक बता रहा हूँ, बैंकिंग एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा काम आती है कि आप इंग्लिश के अंदर देख लीजिए कि वो जिससे पहले लगाया हो वो उसी की बात कर रहा है, कि अगर वो लॉयर से पहले आया तो लॉयर की बात कर रहा है, राम से पहले आया तो राम की बात कर रहा है। दिस इज द ओनली वन, मैंने बताया था कि वन ऑफ है तो आप आगे प्लूरल लगाएंगे, अगर आप द ओनली वर्ड लगा दिया तो आगे सिंगुलर लगाया जाता है, लेकिन प्रयोग विच किसका आता है, दैट का। दिस इज द ओनली वन, द ओनली लगा दिया, ये रूल हमने किया था, तो आपको प्रयोग किसका करना है यहाँ पे, इज का। ही इज द मैन दैट वूम विद वूम आई कैन लिव विद। देखिए रूल क्या कहता है कि अगर आपने प्रेपोजिशन एक बार यूज कर ली है तो दोबारा उसी से संबंधित प्रेपोजिशन का प्रयोग अपने को वाक्य में नहीं करना है। तो 241 के अंदर देखिए विद प्रेपोजिशन 2 बार दे रखा था। विद वूम का अर्थ है उसके साथ, तो उसके साथ पहले यूज आता था, तो यहाँ विद का प्रयोग नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, और अननेसेसरी रूप से किया गया है। नेक्स्ट, हिज शर्ट विच ही बोट येस्टरडे इज ब्यूटीफुल। रूल नोट कर लीजिए 242 से संबंधित, ताकि आपको याद रह जाए। रूल क्या कहता है मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लेंथ ज़्यादा हो रही है इसलिए। लिखिए डिफाइनिंग क्लोज जो वू विच वूम whose दैट से शुरू होते हों के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है बल्कि द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल योर कार देयर। देखिए अगर मैंने एग्जाम्पल लिया योर कार दैट यू हैव नीड्स सर्विसिंग या रिपेयरिंग, कुछ भी कर लीजिए। तो जब इस तरह का वाक्य है उससे पहले डायरेक्ट एक सब्जेक्ट आया है मेरा, तो उनको बोलते हैं डिफाइनिंग क्लोज, बिना वाले जो क्लोज होते हैं। तो उसमें जब इस तरह का वाक्य हो, केवल सब्जेक्ट दे रखा हो, उसके बाद तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो, तो आप उससे पहले कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ना करें, द का प्रयोग करें। रूल ये कहता है। जैसे एक एग्जाम्पल और है, हर फ्रॉक विच सी बोट येस्टरडे इज ब्यूटीफुल। तो हर विच से पहले केवल हर फ्रॉक आया था, तो जब ऐसा आता है तो डिफाइनिंग क्लोज कहा जाता है, और हर फ्रॉक नहीं आके क्या आएगा, द फ्रॉक। जैसे इसी एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, हिज शर्ट किसके क्या आएगा, द शर्ट। रूल एक बार दोबारा पढ़ेंगे, खुद पढ़ के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मैंने लिखवा दिया है। शी इज वीना एंड हु इज माई वाइफ। नेक्स्ट रूल अपना क्या कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कंप्लीट होने वाले हैं। क्या है कि जब आप कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं किसी एंटीसीडेंट के लिए, वीना के लिए आया है, तो बीच में एंड का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। एंटीसीडेंट तथा रिलेटिव प्रोनाउन के बीच दैट एंड का प्रयोग ना करें, ये रूल होता है। नेक्स्ट 244, द स्टूडेंट हु हैज कम लेट ही इज लेबोरियस। नोट कर लीजिए 244 के अंदर भी यही बात है कि द स्टूडेंट हु हैज कम लेट, इसके अंदर तो आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया,
और ही ये भी सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट तो 3 हो गए, वर्ब 2 रह गई, यानी ही बिना मतलब लगाया है, वो ही के लिए वो यहाँ आ चुका था और द स्टूडेंट के लिए इज लेबोरियस है। तो आपको मैच करना है कि कितने सब्जेक्ट हैं वाक्य के अंदर और कितने वर्ब हैं। अब देखिए इसके अंदर आप देख लीजिए, दोबारा से मैं मैथमेटिकल बता देता हूँ आपको। एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, क्लियर है। वर्ब कितनी थी, 1 2। अब ये तीसरा जो था ही, ये बिना मतलब लगाया गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब होने चाहिए, तो ही हटा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 4 5। रूल नोट करेंगे पहले इस तरह के क्वेश्चंस का, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा इजी रहे। लिख लीजिए, रूल नोट करेंगे। चीफली, मेनली, स्पेशली, नेमली, पर्टिकुलरली, नोटेबली। कुछ वर्ड हैं के तुरंत बाद रिलेटिव क्लोज का प्रयोग नहीं होता है। के तुरंत बाद रिलेटिव क्लोज का प्रयोग नहीं होता है। रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करने के लिए इनके बाद रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करने के लिए इनके बाद दोज शब्द का प्रयोग करना है। किसका, दोज। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग दोज whom you have appointed have gone against you। अब देखिए इंक्लूडिंग दोज whom नहीं आएगा, सॉरी, अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग whom ये गलत हो जाएगा, इंक्लूडिंग दोज whom सही होगा। इंक्लूडिंग लगा दिया तो आपको उसके बाद दोज शब्द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और दिमाग में आ रहा है, मैं बता देता हूं आपको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली दोज हु, अगर आपने स्पेशली यूज कर लिया तो आपने स्पेशली दोज हु हैव नॉट पेड देयर फीस आर एब्सेंट टुडे। देर है तो स्पेशली दोज हु लगाना है। यानी इनके बाद अगर डायरेक्ट आपने कोई रिलेटिव क्लोज लगाया है, रिलेटिव क्लोज यानी कोमा लगा के वो पूरा आगे क्लोज जोड़ता है, तो इस तरह के वाक्यों में आपको स्पेशली वगैरह के बाद दोज का प्रयोग करना है। ये रूल शायद याद रह जाएगा आपके, इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, वापिस से क्वेश्चन में आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली, अब देखिए उसके बाद रिलेटिव क्लोज स्टार्ट हो रखा था, तो स्पेशली के बाद आपको क्या लगाना है, दोज हु। ये रूल याद रखेंगे। नेक्स्ट, द बॉय ऑफ दैट फादर, क्या ये सही है? द बॉय, क्या दैट का ऑफ दैट बनता है? नहीं, द बॉय हुज फादर। नेक्स्ट, ही लाइक्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, एवरीबडी एवरीथिंग आ गया तो आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। इट इज रेकलेस ड्राइविंग, आपको बता चुका हूं, इट प्लस बी प्लस अगर कोई वस्तु हो तो आपको सदैव दैट का प्रयोग करना है, और व्यक्ति हो तो आप वो या दैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। वीना हैज स्पेंड द लिटल मनी, द लिटल का प्रयोग आ गया, डिटर्मिनर का प्रयोग आ गया तो दैट का प्रयोग करें। द मैन एंड हिज डॉग कर लीजिए, यहाँ पे ये टाइपो था ताकि आप ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन में। द मैन एंड हिज डॉग, तो जब पालतू जानवर की बात आ गई और व्यक्ति की तो आप दैट का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपने एंजॉय करी होगी। घर पे रहिए, रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी वेल।